तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिबोनाची सीरीज हम लोग का, किसमें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। ठीक, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग सबसे पहला एप्लीकेशन फिबोनाची सीरीज देखने वाले हैं। और सबसे पहले विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, किस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डायनेमिक अप्रोच से उसका एनालिसिस करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे दोनों अप्रोच को कि क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो फिबोनाची सीरीज में क्या होगा, सबसे पहले तो एक सीरीज होगा, उस सीरीज को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर एक सीरीज होगा जब, तो एक सीरीज को पहले हम लोग बनाते हैं नॉर्मल। ठीक, इस टाइप का कुछ होगा, n का वैल्यू कुछ रहा होगा यहाँ पर फिब का वैल्यू रहेगा। ठीक, 0 है, 0 के लिए 0 हो गया, 1 के लिए 1 हो गया, 2 के लिए 0 + 1 1 हो गया, 3 के लिए पिछला दोनों को ऐड करना, 1 + 1 2 हो गया, 4 के लिए पिछला दोनों 1 + 2 3, फिर उसके बाद 5 के लिए 2 + 3 मतलब 5, 6 के लिए 3 + 5 8, 7 के लिए 5 + 8 13, 8 के लिए 13 + 8 21। इस टाइप से ही हम लोग का आगे जाएगा सीरीज। ठीक, ऐसा ही कुछ दिखने वाला है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखने का क्या तरीका होगा, फिब ऑफ n इक्वल टू फिब ऑफ n - 1 प्लस फिब ऑफ n - 2। ऐसा ही कुछ लिखने का तरीका होगा हम लोग का। अगर nth नंबर के लिए nth फिबोनाची नंबर का अगर वैल्यू फाइंड करना तो क्या करेंगे, उसके दोनों पहले का जो वैल्यू है n - 1 का और n - 2 का, वो दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिब ऑफ nth का वैल्यू मिलेगा। ठीक, यही चीज है। अब अगर प्रोग्राम के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं तो कैसा लिखेंगे, प्रोग्राम के फॉर्मेट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो प्रोग्राम के फॉर्मेट में जब लिखना होगा तो क्या करेंगे, फिब n का अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, इफ n इक्वल टू 0 और देखो और का साइन है। ठीक, इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 है अगर, ठीक, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे n को ही रिटर्न कर लिए। इल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर n का वैल्यू 0 और 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हो, 0 है, देखो 0 है तो 0 ही वैल्यू मिलेगा, 1 है तो वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक, उसको ही हम प्रोग्राम के फॉर्मेट में लिख रहे हैं क्या, इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 रिटर्न n हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे हम लोग, तब करेंगे a इक्वल टू फिब n - 1, b इक्वल टू फिब n - 2, c इक्वल टू a + b, उसके बाद रिटर्न c। यही करेंगे हम लोग, एट लास्ट यही करना है। समझ रहे हो बात को, यहां पर देखो, समझो अच्छे से। फिब n इक्वल टू क्या है, फिब n - 1 प्लस फिब n - 2। ठीक, यही वैल्यू है। 0 के लिए 0 आएगा और 1 के लिए 1 आएगा। ठीक, क्या किया हम, फिब ऑफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 रिटर्न n कर लिए। अगर नहीं है, 0 1 वैल्यू नहीं है, तब क्या करेंगे, इल्स में क्या करेंगे, a इक्वल टू फिब ऑफ n - 1 क्या है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल है। यहां भी देखो फंक्शन कॉल एक है, एक और फंक्शन कॉल इसके अंदर में है, रिकर्सन है यहां भी है। ठीक, a इक्वल टू फिब ऑफ n - 1, पहले n - 1 का वैल्यू देख लिए हम लोग, फाइंड कर लिए, फिर b इक्वल टू फिब ऑफ n - 2।
ये दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिब ऑफ n माइनस वन प्लस फिब ऑफ n माइनस टू। यही वैल्यू हम लोग को ऐड करना है। दोनों को ऐड करके c में स्टोर कर लिए, c को रिटर्न कर दिए। ठीक, अब कॉस्ट कितना लगा है, कॉस्ट हम लोग को देखना है। तो कॉस्ट देखेंगे जब a क्या है, स्मॉल प्रॉब्लम है ना, तो कितना टाइम लगेगा, b को 1 टाइम लगा है। इस वाले पार्ट में a इक्वल टू फिब ऑफ n माइनस वन, b इक्वल टू फिब ऑफ n माइनस टू। इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम कितना लगेगा, t ऑफ n माइनस वन। क्योंकि अगर इसके लिए, अगर फिब के लिए हम अगर बोलते हैं ऐसा कि टाइम लगता है मेरा t ऑफ n, क्या फिब n के लिए, nth एलिमेंट के लिए टाइम हमको लगता है t ऑफ n, अगर तो n माइनस वन के लिए कितना टाइम लगेगा, t ऑफ n माइनस वन। n माइनस टू के लिए कितना टाइम लगेगा, n माइनस टू के लिए भी लगेगा t ऑफ n माइनस टू। यही टाइम लगेगा ना, यही टाइम लगेगा ना, समझ रहे हो बात को। उसके बाद क्या है, कंबाइन करना है c इक्वल टू a प्लस बी। ये सब में क्या है, ये सब में कांस्टेंट टाइम लग रहा है, ये सब में कांस्टेंट टाइम लग रहा है। b को 1 लिखो या c लिखो, बात एक ही है। अब इसके रेफरेंस रिलेशन को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, रेफरेंस रिलेशन हम कैसा लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस वन प्लस t ऑफ n माइनस टू प्लस c, कुछ ऐसा होगा। मान लो यहाँ पर t ऑफ n इक्वल टू अगर ऐसे लिख रहे हैं, मान लो ऐसे, अगर एक स्ट्रक्चर बनाकर लिखना चाहें ऐसे, अगर मान लो क्या b को 1 है कब के लिए, n इक्वल टू 0 और 1 रहे, n इक्वल टू 0 और 1 अगर हो, n इक्वल टू 0 रहे और 1 रहे तब b को 1 होगा, और नहीं n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर रहेगा तब t ऑफ n माइनस वन प्लस t ऑफ n माइनस टू प्लस c, यही होगा ना। ठीक, यहां तक हम लोग को पहले से आता है, डिवाइड एंड कर कर में हम पहले से देख चुके हैं यहां तक चीज। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद एक ट्री बनता था हम लोग का, एक ट्री बनता था। कैसा ट्री रहता था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता था, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता था, उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता था, t ऑफ n, उसके बाद कैसा होगा t ऑफ n माइनस वन, राइट में t ऑफ n माइनस टू, फिर लेफ्ट में क्या होगा t ऑफ n माइनस टू, इसमें से भी एक माइनस करो, फिर यहां पर t ऑफ n माइनस थ्री, फिर यहां पर t ऑफ n माइनस थ्री, राइट में क्या आ गया t ऑफ n माइनस फोर। ऐसा ही कुछ जाने वाला है। ठीक, यहां पर कॉस्ट कितना लगा है, अगर यहां का कॉस्ट का हम बात करें कितना लगा है, t ऑफ n के लिए कॉस्ट कितना लग रहा है, c कॉस्ट लग रहा है, यहां पर c लग रहा है कॉस्ट। ठीक, यहां पर कितना कॉस्ट लगेगा, तो इसके लिए भी c लगेगा। एक बात देखो, समझो अच्छे से, इसके लिए भी कांस्टेंट टाइम लग रहा है c, और इसके लिए भी कांस्टेंट टाइम c लग रहा है। टोटल कितना हो गया, टोटल अगर इस लेवल का बात किया जाए, इस लेवल का बात किया जाए तो बन गया 2c। तो यहां पर हम 2 पावर 0c भी लिख सकते हैं ना, पहले वाले को 2 पावर 0 मतलब क्यों 1। ठीक, 2 पावर 0c, यहाँ 2c हो गया, यहां पर कितना होगा c प्लस c प्लस c प्लस c, 4 टाइम्स, मतलब क्या हो गया 2 पावर 2c। वैसे ही जब इसके नीचे दोनों का 2 ब्रांच सबका रहेगा तो कितना बनेगा, दोनों का ही 2-2 ब्रांच है, कितना बना, यहाँ 4 है, जब 4 नोड यहाँ पर है, 4 है, इसका 2-2 ब्रांच करेंगे 8 बन जाएगा नीचे में, मतलब कि नीचे में क्या आएगा 8c आएगा। 8c को 2 पावर 3c लिख सकते हैं हम लोग। इसके नीचे वाले लेवल में क्या लिखेंगे हम लोग 2 पावर 3c, यही लिख सकते हैं ना। अब सबको ऐसा ही कुछ चलने वाला है, कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा ये देखो, जब n का पावर n माइनस 0 है तो यहाँ पावर 0 है, n माइनस 1 है तो पावर 1 हो गया, n माइनस 2 है पावर 2 हो गया, n माइनस 3 हो गया पावर 3 हो गया। कहां तक ही जाएगा, n माइनस n तक जाएगा, n माइनस n तक जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 होगा, 0 होगा तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, या फिर 1 हो जाएगा, मतलब कि n माइनस 1 तक जाएगा, या तो n तक जाएगा या तो n माइनस 1 स्टेप जाएगा, यही है ना।
मान लेते हैं nth तक गया है, तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 पावर n c, ऐसा ही कुछ बन गया ना। इसका मतलब कि जब हम लोग टोटल ऐड करना चाहेंगे तो कैसा दिखेगा हम लोग को, 2 पावर 0c प्लस 2 पावर 1c प्लस 2 पावर 2c प्लस 2 पावर 3c, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा 2 पावर nc। एक ऐसा दिख रहा है, एक जीपी सीरीज दिख रहा है हम लोग को। क्या यहाँ 2 है, यहाँ 2 पावर 0 है, इंटू 2 2 पावर 1 इंटू 2 2 पावर 2 इंटू 2 2 पावर 3, जीपी सीरीज दिख रहा है। इसमें आर का वैल्यू क्या है जीपी सीरीज में, कॉमन रेशियो क्या है, रेशियो 2 है, रेशियो 2 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, रेशियो है जो ग्रेटर देन 1 है। फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है ना जीपी सीरीज का। सब में c है, c को हम कॉमन ले लेते हैं, c को कॉमन ले लिए, क्या बच गया a इंटू a क्या है, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 इंटू r पावर कितना, r पावर n, r का वैल्यू क्या है 2 है, 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, नीचे में r कितना है, r यहाँ 2 है, तो 2 माइनस 1, यही बन गया ना, 2 माइनस 1 क्या है 1 बन गया, 2 पावर n माइनस 1 इंटू c, मतलब इसको हम बोल सकते हैं क्या c इंटू 2 पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ आ गया है। c है कांस्टेंट है, माइनस 1 कांस्टेंट है, मतलब 2 पावर n। इसको हम टाइम कितना टोटल बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं b को 2 पावर n, यही टाइम बोल सकते हैं ना, यही टाइम हम लोग बोल सकते हैं ना। ये नॉर्मल हुआ है, ये हम लोग का पढ़ा हुआ था, ये जो अभी तक बताए हैं, अभी तक जितना भी बताए ये सारा कुछ हम पहले देख चुके हैं। डिवाइडन कर कर में ये सब चीज यहां तक का चीज को हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे वाले पार्ट में आते हैं, अब इसके आगे वाले पार्ट में इसको भी यहां रहने दो, ऐसे यहां पर रहने दो, इसके आगे वाले पार्ट में आते हैं। इसके आगे का पार्ट देखो कैसा होगा, यहां पर देखो, अगर फिव एन को यहां पर देखो, अगर फिबोनाची एन को हम एफ एन लिखते हैं, ठीक, एफ एन मतलब कि फिव एन है, ठीक। अब यहां पर देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं अगर एफ एन, यहां आया एफ एन माइनस 1, राइट में क्या गया एफ एन माइनस 2, फिर लेफ्ट में आया एफ एन माइनस 2, राइट में गया एफ एन माइनस 3, इसका लेफ्ट में आया एफ एन माइनस 3, राइट में एफ एन माइनस 4, ऐसा ही जाएगा, फंक्शन कॉल ऐसा ही होगा। एफ एन इक्वल टू क्या है, एफ एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2, सेम चीज यहां भी लिखे हैं, देखो एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2, हम उसके ट्री बना रहे हैं, एक बाइनरी ट्री फॉर्मेट में हम लिखना चाहते हैं एक बार, ठीक। फिर क्या होगा इसके नीचे, एफ एन माइनस 3, यहां पर क्या हो गया एफ एन माइनस 4, ठीक। सब ऐसे ही चलते जाएगा, सब ऐसा ही कुछ होगा। मान लो एन का वैल्यू, मान लो एन का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, एन का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, तब कैसे हम लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ 4 के लिए क्या लिखेंगे लेफ्ट में, एफ ऑफ 3, राइट में एफ ऑफ 2, फिर लेफ्ट में क्या लिखेंगे एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1, यहां क्या हो गया एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, फिर लेफ्ट में जाएंगे क्या होगा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, यहां पर क्या है एफ ऑफ 1 का डायरेक्ट वैल्यू आता है, एफ ऑफ 1 के लिए डायरेक्ट वैल्यू आ गया, एफ ऑफ 1 है, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या है 1 है, इसका वैल्यू क्या है 0 है, इसका वैल्यू क्या है डायरेक्टली 1 हमको मिल रहा है, डायरेक्टली 1 मिल रहा है, इसका वैल्यू 0 मिल रहा है डायरेक्ट, ठीक। सबका वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब देखो एक बार एफ ऑफ एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, ये कहां तक जाएगा, जब तक कि 1 ना हो जाए, जब तक कि 1 ना हो जाए। 1 कैसे हुआ देखो, 4 से अगर देखें 4 प्लस
4 के बाद 3, 3 के बाद 2, उसके बाद 1, एक ही कमते गया है। अगर सेम ए n इक्वल टू 4 से चले हैं, n इक्वल टू 4 से जब हम लोग चले थे, कितना लेवल हुआ है देखो, 1 2 3 4 लेवल। जब n इक्वल टू 4 है तो क्या बना है हम लोग का, 4 लेवल बना है, 4 लेवल बना है। n इक्वल टू 4 है जब, तो लेवल 4 बना है। तो अगर यहां पर n वैल्यू है तो क्या बनेगा, n लेवल होगा ना, यहां पर n लेवल होगा ना। अगर वैल्यू n है तो n लेवल होगा ना, मतलब कि टोटल फंक्शन कॉल जो होगा यहां पर, टोटल फंक्शन कॉल कितना होगा हम लोग का, 2 पावर n, रफली 2 पावर n माइनस 1 बोल लेंगे, 2 पावर n होगा रफली। मतलब क्या, टाइम कितना लगेगा, बिगो 2 पावर n, यही टाइम यहां लगा है, बिगो 2 पावर n यही टाइम लगा है। ठीक, अब एक और चीज नोटिस करो, देखो यहां पर देखो, f(2) यहां भी है, f(2) यहां भी है, 1 यहां है, 1 यहां है, 0 यहां है, 0 यहां है, रिपीटेशन है ना। अगर डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल का हम बात करते हैं, केवल डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल, तो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितना होगा, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल का अगर हम बात करते हैं, यहां पर लिखते हैं डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल का अगर बात करते हैं तो कितना होगा, यहां से चलो, देखो n-1 है, n-2, n-3, अगर ऐसा करते हैं, f(n-1), f(n-2), f(n-3), f(n-4), ऐसे ही आते जाएगा, कहां तक जाएगा, f(0) तक मान लो जा रहा है। टोटल फंक्शन कॉल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, n+1, n+1 होगा फंक्शन कॉल। मान लो f(n-1) है ना, इसके पहले मान लो एक और रहा है, f(n) भी रहा है, अगर मान लो f(n) रहा है। ठीक, डिस्टिंक्ट का बात कर रहे हैं, f(n) से स्टार्ट हुआ n, n-1, n-2, n-3, n-4 अप टू f(0), कितना हो गया, n+1 फंक्शन कॉल, n+1 फंक्शन कॉल क्या है, इतना है जो डिस्टिंक्ट है। अब देखो यहां जो भी फंक्शन कॉल आया होगा राइट साइड में, देखो लेफ्ट में क्या आएगा, n, n-1, n-2, n-3, ऐसे जा रहा है, n, n-1, n-2, n-3, n-4, यही सीक्वेंस में जा रहा है। इंड कहां होगा, 0 पर। जैसे यहां पर देखो f(1) है, लगभग वही 1 बोलो 0 बोलो, बात एक ही है लगभग। ठीक, मतलब कि 0 तक जा रहा है। ठीक, 0 तक जा रहा है, n+1 हो गया, 1 से n है जो n नंबर हो गया, एक और 0 एक्स्ट्रा में, n+1 फंक्शन कॉल हो गया। ठीक, अब इसके बाद कोई और चीज है क्या, देखो यहां पर कोई भी इसके राइट में कुछ भी देखो, देखो n-2, देखो n-2 यहां आया है, n-3, देखो n-3 यहां आया है, n-4, इसके नीचे n-4 आने वाला था, देखो n-4 यहां आया है इसी सीक्वेंस में। मतलब कि इतना ही फंक्शन कॉल डिस्टिंक्ट चाहिए हमको, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल, इतना ही टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल हमको चाहिए था। जबकि इनिशियली हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे पूरा सब के सब फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट कर रहे थे, जबकि सब चाहिए ही नहीं। जब सबको एग्जीक्यूट कर रहे थे तो टाइम भी हम लोग का लग रहा था बिगो 2 पावर n, बिगो 2 पावर n टाइम लग रहा था, जबकि सबको करना ही नहीं है। करेंगे क्या, ये डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल हुआ ना, इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, स्टोर इन टेबल, एक टेबल में स्टोर कर लेंगे, एक टेबल में स्टोर कर लेंगे। टेबल कैसा होगा, टेबल का स्ट्रक्चर मान लो इस तरीके से कुछ रहे, ऐसा टेबल का स्ट्रक्चर रहे, सेम जैसे यहाँ टेबल है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर मान लो दे, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर ले लिए, यहाँ पर n रहे, यहाँ पर f(n) का वैल्यू हो 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अप टू n तक मान लो जा रहा है, अप टू n तक जा रहा है। ऐसा ही टेबल है, इसको एरे बोल सकते हैं। ठीक, एक एरे में स्पेस 2 है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं।
दो स्पेस रहे, एरे है एक ही एरे में स्पेस दो है, दो पार्टीशन किया हुआ है, स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग सिस्टम में ऐसा एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, हम लोग कर लिए। अब क्या किए, जैसे ही एफ ऑफ एन फाइंड किए है ना, उसके वैल्यू को यहाँ स्टोर कर लिए। फिर या फिर जीरो से ही जाते हैं, एफ ऑफ जीरो किए हम लोग, जीरो यहाँ स्टोर हो गया। फिर वन किए, वन स्टोर हो गया। टू किए, टू स्टोर। थ्री किए, थ्री स्टोर। मतलब कि हर एक फंक्शन कॉल एक बार ही हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ जो हम प्रोग्राम लिखे थे, हम लोग पहले, उसमें अगर एक छोटा सा चेंजिंग ले आते हैं तो नया काम हो जाएगा ना। देखो कैसे हो जाएगा। हम लोग क्या किए थे, फीब ऑफ एन इफ एन इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 1 रिटर्न एन। चलो सही है, स्मॉल प्रॉब्लम के लिए सही है। नेक्स्ट आते हैं इल्स पार्ट में आते हैं। इल्स में क्या है, ए इक्वल टू फीब एन माइनस 1, ये है ना। तो पहले देख लेंगे, इफ टी ऑफ एन माइनस 1 इक्वल टू नल। अगर t ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू नल रहेगा तभी हम लोग ये काम करेंगे। t ऑफ n माइनस 1 क्या है, टेबल n माइनस 1 का बात हम कर रहे हैं। t ऑफ n माइनस 1 है जो यहाँ ये नहीं लेना है कि यहाँ टाइम वाला नहीं लेना है। ठीक है, यहां पर देख रहे होगे, कुछ और समझ जाओगे। यहां समझो बात को। यहां पर t ऑफ n माइनस 1 या फिर t डैश लिख लेते हैं। ठीक, t डैश n माइनस 1। t डैश क्या है भाई, t डैश क्या है, ये है मेरा टेबल। देखो यहां लिख भी दिए, t डैश जहां भी यूज किए हैं टेबल समझ लो। t डैश n माइनस 1 इक्वल टू नल है तभी ये फंक्शन कॉल करना है। अगर नल नहीं है मतलब कुछ वैल्यू है, अगर कुछ वैल्यू स्टोर है मतलब कि ये फंक्शन पहले ही फाइंड आउट हो चुका है, उसको रीयूज कर लेंगे। यहां सेम ऐसे ही बी वाले में क्या करेंगे, यहां पर बी के जस्ट पहले क्या करेंगे, बी के जस्ट पहले टी डैश ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू, अगर नल है इफ टी डैश n माइनस 2 इक्वल टू नल है तभी ये फंक्शन कॉल करेंगे। अगर नल नहीं है, नल है मतलब क्या है, यहां वैल्यू नहीं है, पर्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू नहीं है, उसको फाइंड करना, फाइंड कर लेंगे। अगर वैल्यू ऑलरेडी है वहां पर रीयूज करेंगे। बस इसके सेम प्रोग्राम रहेगा, एक कंडीशन ऊपर में कर लेंगे कि पहले टेबल को चेक करना है कि हम जो फाइंड करने वाले हैं वो वैल्यू टेबल में स्टोर है कि नहीं। अगर स्टोर है तो दोबारा हम फाइंड नहीं करेंगे, उसको रीयूज कर लेंगे। अगर नहीं स्टोर्ड है तो हम दोबारा फाइंड आउट करेंगे। समझ रहे हो बात को। मतलब क्या है, इसके हेल्प से क्या है, हम लोग केवल n+1 फंक्शन कॉल ही फाइंड आउट करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो n+1 फंक्शन कॉल अगर फाइंड आउट करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, एक फंक्शन कॉल के लिए कांस्टेंट टाइम अगर लग रहा है, एक फंक्शन कॉल के लिए टाइम अगर कांस्टेंट लग रहा है तो n+1 के लिए कितना टाइम लगेगा, n+1 के लिए क्या लगेगा, बिगो ऑफ n टाइम, बिगो ऑफ n टाइम। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब हम लोग का कितना बन गया, बिगो ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गया बिगो ऑफ n। पहले टाइम कितना था, पहले टाइम कितना था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना था पहले, देखो बिगो 2 पावर n। मतलब 2 पावर n से हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो n पर आ चुका है। स्पेस कितना गया है भाई, तो यहां पर जब बिगो 2 पावर n था टाइम, तब भी स्पेस कितना लगा था, कितना स्पेस लगने वाला है। देखो यहां पर करते अगर f ऑफ n-1 कितना n लेवल जाएगा, तो n लेवल जाएगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो पहले भी n+1 लेवल है, मतलब स्टैक का साइज कितना लगेगा, स्टैक का साइज कितना लगेगा, n लगेगा। n क्या है, स्टैक है, n क्या है, स्टैक का साइज लग रहा है। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाले में, एक n लगेगा स्टैक के लिए प्लस एक और n लगेगा टेबल के लिए। क्यों, क्योंकि टेबल भी चाहिए ना हम लोग को, एक टेबल भी चाहिए ना। वैल्यू फाइंड करते हैं यहां पर स्टोर करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं यहां पर स्टोर करते हैं हम लोग। जैसे क्या, इफ टी ऑफ टी डैश ऑफ n-1 इक्वल टू नल है तब क्या करना है, a इक्वल टू फिर n-1। इसके पहले मान लो a लिख लेते हैं, टी डैश n-1
1 इक्वल टू, यहां पर क्या लिखते हैं, टी डैश n माइनस 2 इक्वल टू। इसका मतलब समझो आराम से समझाते हैं। इल्स में क्या है, इल्स पार्ट में जैसे ही गए पहले चेक किया, इफ टी डैश n माइनस 1 इक्वल टू नल, मतलब कि टेबल में n माइनस 1 का, n माइनस 1 वाले में जो ब्लॉक है उसमें नल वैल्यू है क्या, अगर नल है तब क्या करना है भाई, तब टी डैश n माइनस 1 में क्या पुट करना है, इक्वल टू फिर n माइनस 1। समझ रहे हो बात को। उसके बाद में इफ टी डैश n माइनस 2 इक्वल टू नल है, तब टी डैश n माइनस 2 इक्वल टू टेबल में पुट भी करना है, फाइंड करना है। अगर नहीं नल है उसको फाइंड करेंगे, उसको पुट करेंगे टेबल में, उस टेबल को ही रीयूज करने वाले हैं। बस यही यहां पर कोड है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं कोड में। हम लोग का टाइम है जो 2 पावर n से घटकर हम लोग का टाइम कहां चला आया है, n पर चला आया है। स्पेस कहां गया भाई, तो पहले मेरा स्पेस n लग रहा था, स्टैक का स्पेस लग रहा था, अब क्या है, एक n टेबल के लिए लगेगा, एक और n है जो स्टैक के लिए लगेगा। टोटल कितना लगेगा स्पेस, टोटल 2n स्पेस लग रहा है। इसको लिख सकते हैं बीगो n स्पेस, बीगो n ही रह गया, पहले भी बीगो n था, इसको अगर लिखते तो बीगो n पहले भी था, एक्स्ट्रा स्पेस पहले भी बीगो n ही था, अभी भी उतना ही लग रहा है, बीगो n ही लग रहा है। केवल एक स्पेस बढ़ा है इस टेबल का एक स्पेस n साइज है जो बढ़ गया है, लेकिन टाइम हम लोग का 2 पावर n से n पर चला आया। यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ब्यूटी है। समझ रहे हो बात को। इसका खूबसूरती यही चीज है कि 2 पावर n से n पर चलाया, बस एक टेबल यूज करने से थोड़ा सा लॉजिक में इंप्रूवमेंट कर लिए। ये आंख बंद करके नहीं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले क्या था, आंख बंद करके जितना टाइम हम लोग को फंक्शन आ रहा है, जितना टाइम फंक्शन आ रहा था सबको कैलकुलेट करते थे। जितना भी फंक्शन है, यहां भी एक बार कर लिए, यहां आया यहां भी एक बार कर लिए, कहीं और आया कहीं और भी कर लेंगे। देखो f n माइनस 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, जितना बार आएगा उतना बार करेंगे। आंख बंद कर रहे थे, अब हम लोग अलर्ट हैं। क्या भाई, अगर जिसका वैल्यू टेबल में नहीं है उसको फाइंड आउट करेंगे, टेबल में स्टोर कर लेंगे। कितना बार काम करना होगा, जितना टेबल का साइज होगा। साइज क्या है, वो 0 से लेकर n तक है, n+1 साइज मतलब हो गया। तो n+1 फंक्शन ही हम लोग को n+1 फंक्शन ही फाइंड आउट करना है। टाइम कितना लगेगा, बीगो n टाइम लगेगा। पहले 2 पावर n फंक्शन हो रहा था टोटल बाइनरी ट्री में, सबको फाइंड करते थे। 2 पावर n से टाइम क्या हो गया, बीगो n पर आ गया। स्पेस कितना लगा है, पहले स्टैक स्पेस n लेवल पहले भी था, n-1 n-2 ऐसे n लेवल था पहले भी, अभी भी लेवल n ही है। स्टैक स्पेस पहले भी n था, अभी भी n रहेगा, लेकिन अब एक नया टेबल का कॉस्ट ऐड हो गया है। टेबल कॉस्ट मतलब क्या, टेबल का साइज n है, एक n साइज का टेबल लिए, टाइम हम लोग को इतना कम गया जो। तो बोलो टेबल क्या होगा, टेबल जो लेने वाले हैं हम लोग, जो क्या होगा, टेबल स्टैक को ले सकते हैं क्या, टेबल के जगह पर ही एक और स्टैक ले सकते हैं क्या, स्टैक में स्टोर करेंगे वैल्यू को, इसमें स्टैक में स्टोर करेंगे, या फिर लिंक्ड लिस्ट ले सकते हैं क्या, लिंक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे सारे वैल्यू को। बात को समझो, यहां पर कैसा डेटा स्ट्रक्चर लेना है स्टोर करने के लिए। पहला बात तो स्टैक हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, स्टैक का जो पुश और पॉप ऑपरेशन होता है जो हम लोग के हाथ में नहीं होता है। इतना फंक्शन कॉल किए, ये ट्री हम बनाते थे, डिवाइड एंड कनकर में भी ट्री बनाए थे, यहां भी बनाए, कभी हम एक बार भी बताए क्या कि f ऑफ n है जो स्टैक में पुश हुआ है, लिखे हैं क्या कहीं पर, देखो प्रोग्राम में पुश पॉप लिखा हुआ है क्या, ये अपना ऑटोमेटिक रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल में होता है। पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन मतलब जब भी फंक्शन कॉल होगा तो स्टैक में पुश ऑपरेशन होगा, जब फंक्शन कॉल कंप्लीट होगा तो पॉप ऑपरेशन होगा। तो पुश और पॉप जो भी होता है स्टैक में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल में होता है। मतलब कि स्टैक में जो पुश पॉप है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। इसके चलते ही स्टैक यूज नहीं करते हैं हम लोग।
टेबल के जगह पर स्टैक नहीं, एक तो स्टैक यहाँ पर n लेवल फंक्शन कॉल के लिए स्टैक यूज हो रहा है, लेकिन हम लोग अगर अलग से एक टेबल भी लिए थे ना, तो यहाँ पर टेबल लेंगे जो स्टैक नहीं लेंगे, स्टैक नहीं होगा यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट होगा क्या? सिंपल सोचो, मान लो लिंक लिस्ट होगा, अगर मान लो लिंक लिस्ट कैसा होता है, लिंक लिस्ट कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर एक नोड है, यहाँ कुछ वैल्यू स्टोर है, यहाँ पर एक एड्रेस है जो किसी और नोड को बता रहा है, यहाँ पर कुछ एड्रेस है जो किसी और नोड को बता रहा है, यहाँ कुछ वैल्यू है, यहाँ कुछ वैल्यू है, यहाँ एड्रेस है जो किसी और नोड को बता रहा है। यही काम है ना, यही काम कर रहे हैं ना। तो बताओ, मान लो इसके वैल्यू को एक्सेस करना है हमको, तो डायरेक्ट इसके बारे में कुछ पता है क्या? डायरेक्ट नहीं पता है। यहां से पहले हम यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। समझ रहे हो बात को? डायरेक्ट यहां से नहीं जा सकते हैं, यहां पर रेंडम एक्सेस नहीं पॉसिबल है। जबकि मेरा फंक्शन तो कहीं भी कुछ भी, यहाँ पर देखो n-3 आ गया, कहीं पर n-2 आ जाएगा, कहीं n-4 आ जाएगा, कहीं n-5 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। हमको रेंडम चाहिए, जो स्टोर हो गया है वैल्यू, उसको एक्सेस भी रेंडमली हम करना चाहते हैं, रेंडमली स्टोर भी करना चाहते हैं, रेंडम चाहिए हम लोग को। जबकि लिंक लिस्ट है जो रेंडम नहीं हो सकता है। पहले यहां जाएंगे, कंपेयर करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। इसके चलते ही ना तो स्टैक हम यहाँ लेते हैं टेबल में, ना तो लिंक लिस्ट लेते हैं। यहाँ क्या लेते हैं? यहाँ पर लेते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर। एरे यहाँ पर क्या लेते हैं? ये टेबल कैसा है? टेबल कैसा है? टेबल है। टेबल कैसा है? एरे जैसा है। नाम है टेबल, लेकिन है एरे डेटा स्ट्रक्चर। एरे में क्या है? एरे में रेंडम एक्सेस पॉसिबल है। एरे का साइज है, जब चाहेंगे जब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसको चाहेंगे इसको कर सकते हैं, कभी इसको चाहेंगे इसको कर सकते हैं, जहां पर हम लोग डायरेक्टली पॉइंट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबरिंग दिया हुआ है, सेल का नंबरिंग है, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग है। तो एरे में रेंडम एक्सेस पॉसिबल है और बहुत ही बेनिफिशियल है। एक प्रॉब्लम रहता है एरे में। क्या प्रॉब्लम रहता है भाई? तो एरे में जितना साइज यूज करने वाले हैं वो साइज पहले से पता होना चाहिए। इसलिए एरे को स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टैटिक साइज फिक्स है, साइज को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर n+1 साइज का एरे ले लिए हैं, n+1 साइज का ले लिए हैं, तो n+2 एलिमेंट इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, एक एलिमेंट भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को तो पता है पहले से ही n+1 एलिमेंट ही आना है, साइज पता है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, एरे ले लेंगे आराम से। हाँ, लिंक लिस्ट में क्या रहता है कि रेंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन साइज ज्यादा कम कर सकते हैं। मान लो कम करना है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो एड्रेस इसका है, यहाँ पर नल कर दिए, इसको हटाकर यहाँ पर नल भर दिए, ये कट गया, ये खत्म हो गया। किसी को जोड़ना है, यहाँ पर कोई नया नोड बनाए और इसका जो एड्रेस है इसमें इंटर कर दिए, नया नोड जोड़ दिए। साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मतलब क्या? लिंक लिस्ट है जो डायनेमिक नेचर का होता है। साइज को लेकर, साइज के बारे में अगर बात करें लिंक लिस्ट का, तो डायनेमिक नेचर है। साइज छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, लेकिन रेंडम एक्सेस नहीं पॉसिबल है लिंक लिस्ट में, और एरे में रेंडम एक्सेस पॉसिबल है। साइज स्टैटिक होता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक है, साइज ज्यादा कम नहीं होगा, लेकिन साइज करना भी नहीं है ज्यादा कम। पहले से ही पता है n+1 फंक्शन कॉल डिस्टिंक्ट आने वाला है, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल n+1 ही होगा, पहले से ही पता है हम लोग को। इसलिए यहां पर टेबल के लिए हम लोग एरे ही प्रेफर करते हैं। ठीक, तो एरे देख लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लिए, 2n से n तक कैसे आया है, और स्पेस के बारे में देख लिए कि पहले n केवल लगता था, बाद में n स्टैक के लिए और n टेबल के लिए लग रहा है। टेबल में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे ये भी देख लिए। बस बेसिक चीज इतना ही है फिबोनाची सीरीज में, और कुछ नहीं है। और ये हुआ है ऐसा क्यों पॉसिबल? ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि बहुत सारा फंक्शन कॉल रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है, इसके चलते ही हम लोग का टाइम यहां बचा है। अगर रिपीटेशन नहीं रहता ना, तो फिर सबको फाइंड करना पड़ता। यहां रिपीटेशन है, इससे बेनिफिट मिला है हम लोग को। समझ रहे हो बात को? रिपीटेशन है, इसके चलते ही हम लोग को बेनिफिट मिला है। बस यही है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
तो रिपीटेशन बहुत सारा है यहां पर, यहां बोल सकते हैं क्या, यहां पर लिख सकते हैं क्या, many repeated function call so time complexity decreased from 2 power n to n। बहुत सारा रिपीटेशन है, बहुत सारा रिपीटेड फंक्शन कॉल है, बहुत सारा रिपीटेशन है, इसी के चलते 2 पावर n से हम लोग का टाइम n पर चला आया। अगर रिपीटेशन नहीं होता तो नहीं आ सकता है ऐसा। ठीक, ये हो गया फिबोनाची के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट में देखेंगे, यहां आप लिख लेते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यही देखेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। फिबोनाची बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डायनेमिक कैसे हो रहा है, प्रोग्राम में क्या चेंजिंग है, सब हम बता दिए। बस यही इतना है। कहीं पूछ ले कोई एग्जाम में, इससे बाहर नहीं पूछा, कुछ है ही नहीं इसके बाहर। जो भी डिटेल चाहिए सारा डिटेल हम बता दिए। तो अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, अच्छे से देख लो सब कुछ। देखो बहुत सारा चीज लिखते नहीं है बोर्ड पर, लेकिन भरभली बोल गए होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा जितना लिखा हुआ है समझ गए तो हो गया, नहीं। फिर लिखा हुआ तो नोट्स दे देते, इतना क्यों बोलते। फिर अगर लिखा हुआ ही देना था तो एक नोट्स अपलोड कर दिए होते, नोट सफिशिएंट होता, इतना क्यों बोलते। इतना बोलने का मकसद यही है कि बहुत सारा चीज बोल लेते हैं, वो जितना भी बोला हुआ समझा रहे हैं सबको समझ लेना है, माइंड में रख स्टोर कर लेना है डेटा को। ठीक, लिखा हुआ नहीं उतना है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारा चीज समझा गए होते हैं। उस सब चीज को छोटा छोटा पॉइंट ही होता है, इस सब छोटा पॉइंट को समझ लेना है और बस अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस देखेंगे। बेसिक ओवरव्यू तो बताया ही तो पहले। चलो फिर पढ़ो अच्छे से।